हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंडरी का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन इस सब्जेक्ट में हम प्रीवियस लेक्चर में बात हमने करी थी मेटाबॉलिज्म के बारे में कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचयन क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं और ये कैसे फंक्शन चलता है हमारी बॉडी के अंदर, उस पर हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एक्चुअली जो मेटाबॉलिज्म होता है फूड का, उससे हमें अल्टीमेटली क्या प्राप्त होता है। देखिए, फूड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमको क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, जिसे आप कहते हैं ऊर्जा, है ना। अब जो ऊर्जा प्राप्त हुई है ये आपके क्या काम की है, आपके शरीर को यही तो शक्ति दे रही है काम करने के लिए। इसी की वजह से ही हम फंक्शन कर पा रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या है, एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें फूड को हम समझ चुके हैं, डन। मेटाबॉलिज्म को हम समझ चुके हैं, डन। अब बारी है एनर्जी को समझने की, ऊर्जा को समझने की। अब देखिए, आप जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं ना, फिज़िकल एक्टिविटी, उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, या आपको जो चीज़ या जिस पावर की या जिस शक्ति की ज़रूरत होती है ना, उसे हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अर्थात आपको दैनिक या कैसे भी कहो, शारीरिक क्रिया या गतिविधियों को करने के लिए जिस शक्ति की या पावर की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि ऊर्जा है ना, हमें क्या कर रही है, कार्य करने की क्षमता प्रदान कर रही है ना। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं या जो मसल्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में रहती है। ठीक है, और हमारा बॉडी जो होता है ये कोई भी टास्क परफॉर्म करता है या फिर किसी भी कार्य को करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का बहुत महत्व है हमारे शरीर के लिए, है ना। हम बात करें अगर एनर्जी का, ठीक है, नेचुरल सोर्स की, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ से नेचुरल एनर्जी मिलती है, नेचुरल सोर्स के थ्रू। यह है एनर्जी का आपका चीपेस्ट सोर्स होता है सनलाइट, है ना। सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए या पूरी पृथ्वी के लिए, आप जिसकी भी बात करो, एक ऊर्जा का स्रोत है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर सूर्य नहीं हो तो हमारे दिन रात कैसे होंगे, पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा, है ना। कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसी सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है जी, ये तो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपना खुद का फूड या अपना खुद का भोजन बनाते हैं, है ना। इसी वजह से तो उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले बहुत छोटा था, सडनली उसकी लंबाई बढ़ गई, वो घना हो गया। कैसे हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बना रहा है, कंज्यूम कर रहा है और अपनी वृद्धि कर रहा है वो। ठीक है, जब ये फूड बनाते हैं ना, ठीक है, तो उस फूड को बना करके, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है इस टाइप से, तो ये क्या करेगा, जब भोजन बनाएगा तो इसके हर डाली के अंतर्गत, हर पत्ती में ये क्या करेगा, ले जा करके जो भी इसका फूड होगा ना, वो ले जा करके वहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है, ये सब पत्तियाँ, फूल, फल सभी क्या करते हैं, उस एनर्जी का या उस फूड का इस्तेमाल करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, और आगे ये क्या करते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स देखते हो, है ना, फ्रूट्स है, सीड्स हैं, इसके अंतर्गत क्या होती है कि ये एनर्जी जो होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तभी तो आप फल खाते हो इनके, तो आपको ऊर्जा मिलती है। आप इनके बीज को कंज्यूम करते हो, उससे ऊर्जा मिलती है, या फिर उस बीज को कहीं पर बो देते हो तो उससे एक वापस नया पौधा बन जाता है। अर्थात उस सीड में एक इतना पावर होता है कि वो एक
नया कोई भी जनरेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये चीज़ें। अब देखिए जो पौधे हैं ना, ये क्या करते हैं, प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं, पढ़ तो आपने रखा है छोटी क्लासेस में, है ना। हम उसी को यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो पौधे हैं ना, इनके अंतर्गत आपने देखा होगा आपके पौधे जो होते हैं, देखिए प्लांट्स किस कलर के होते हैं भाई, ये तो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं ये, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए जिसे हम कहते हैं पर्णहरित। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इनिशियल क्लासेस में, है ना। पर्णहरित नाम का एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, आपके पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उसको एक हरा रंग प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो अब आपके प्लांट के पास में क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल है, जी हाँ है। अब इसने क्या किया, सनलाइट ले ली, है ना, सूर्य का प्रकाश भी ले लिया। ठीक है, इसकी जड़ें क्या है, ज़मीन के अंदर है ना, ये काफ़ी अंदर तक फैली हुई होती है। तो ये यहाँ से क्या करती है, पानी को, वाटर को यहाँ से कंज्यूम करना या एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो पानी भी इसने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और अब क्या करती है कि प्लांट्स, आपने सुना होगा कि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, है ना। जितनी ग्रीनरी लगाएंगे, जितने पेड़ पौधे लगाएंगे, हमें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होगी, है ना। तो ऑक्सीजन जब ये दे रहे हैं तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या किया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लिया। अब देखा इनके पास क्लोरोफिल है, वाटर है, CO2 है, और एनवायरनमेंट से इन्होंने, या सन से, सूर्य से इन्होंने सनलाइट को भी ले लिया। ठीक है, अब सनलाइट लेने के बाद में अब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वाली जो क्रिया होती है वो हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कार्बोज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और कार्बोज क्या होती है, एक्चुअली आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है ना। इस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं खुद के लिए करते हैं। ठीक है, अपने जो खुद का, इनका पौधे का जो आकार होता है उसको बड़ा करते हैं, खुद की वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी हमेशा अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है, अपने आकार को बदल लेगी, अपने स्थान को बदल लेगी, लेकिन यह कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, एक से दूसरी चीज़ में भी जाएगी तो ऊर्जा की मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है, सिर्फ यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा, जो सनलाइट थी ना, सनलाइट से हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा ही तो मिल रही है। तो इस सनलाइट को क्या करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में बदल लेंगे। ठीक है, अब रासायनिक ऊर्जा में बदला तो वो रसायन किस में आ जाएंगे, कार्बोज में, प्रोटीन्स में, फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, इन सभी को अपने शरीर के अंतर्गत क्या करते हैं, स्टोर करके रखने का काम करते हैं। अब जो ये स्टोर्ड एनर्जी है, अब उस स्टोर्ड एनर्जी को ये क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। जो आप जिसे कार्य करोगे ना, तो आपको काम करने में वो हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अब देखिए कार्बोज बना दिया, कार्बोज के साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन भी बना लेते हैं, है ना। आपको पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो कार्बोज बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया, और कोई भी चीज़ बनती तो वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है, अब देखिए जो इन्होंने कार्बोज बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये पेड़ पौधों के अंतर्गत काम आ जाएगा सबसे पहले, फिर जो बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का संचय हो जाएगा, जैसे कि फ्रूट्स में हो गया, फ्रूट के बीजों में हो गया। तो आप क्या करते हो, वहाँ से फ्रूट, जैसे कि पेड़ पे एप्पल लटक रहा है, आपको भूख लगी, आपने जाके उस एप्पल को तोड़ा, उस एप्पल को आपने कंज्यूम किया, तो आपको ऊर्जा प्राप्त हो गई, आपको काम करने की ताकत आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी था ना,
तो उसको जब आपने कंज्यूम किया तो आपको अपने आप कार्य करने की ऊर्जा या क्षमता आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो देखिए प्लांट के अंदर अब जो एनर्जी थी वो स्टोर्ड थी, वो आपके शरीर में जा कर के काम आ गई, तो एनर्जी की फॉर्म चेंज हुई है ना। यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी थी वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब आप उससे काम करोगे और फिर वो ऊर्जा निकलेगी, फिर वापस वो किसी न किसी फॉर्म में वापस चेंज होकर के आगे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से देखो हम भी काम करते हैं, हम भी खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, तो जो आपका खाना होगा वो आपके शरीर में जा कर के पच जाता है ना। ऐसे ही आपके शरीर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, आपके शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है, जितनी भी हम फूड प्रोडक्ट को या भोजन को कंज्यूम करते हैं हमारे शरीर में जा कर के वो पचता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा क्या करेगी, पेशियों में जाती है, यकृत में जाती है, इसके अलावा आपकी जो मसल्स होती हैं इन सब में जा कर के स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, और स्टोर होगी, स्टोर हो करके पहले तो आपको काम आ जाएगी, फिर जो बची हुई होगी ना ये जा कर के स्टोर हो जाती है। ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट है आपके शरीर को कि भाई आपके पास में ऊर्जा ख़त्म हो गई है, तो उस समय पर क्या होगा, ये जो स्टोर्ड एनर्जी होगी ये आपके काम आ जाएगी। अब देखिए हमारे शरीर में कैसे काम करती है ये, जैसे कि आपके शरीर में कार्बोज है, ठीक है, या फिर वसा है, दोनों चीज़ों की आप बात कर सकते हो, है ना। वसा है और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना हमारे शरीर में, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाती है, तो उसके बाद में ये क्या करती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, या जिसे आप कहते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो आप रिलीज़ कर देते हो, है ना, एक्सेल करते हो आपके शरीर से। आपके शरीर में वाटर का भी निर्माण होता है, हम पानी पी रहे हैं ना, इसके अलावा हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उन सब में पानी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में आपकी बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसको कि आप कहते हो ऊष्मा, है ना, और यही ऊष्मा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये तो थी कार्बोज से और फैट से। अब देखिए प्रोटीन से भी तो ये काम होगा, तो प्रोटीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन इसके साथ मिलेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसमें भी क्या बनेगी, CO2 तो बनेगी, क्योंकि CO2 क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो हमारे शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, तो हम क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा इसे बाहर निकाल देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये गैस है, तो गैस तो आपकी श्वसन के द्वारा ही तो बाहर निकलेगी। इसके अलावा क्या बनता है, इसमें यूरिया बनता है। ठीक है, यूरिया हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए कार्बोज और वसा से तो पानी रिलीज हो रहा है, लेकिन प्रोटीन से हमेशा यूरिया बनता है, यह प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी सबसे आवश्यक चीज़ बनती है जो है ऊष्मा। ठीक है, और ये ऊष्मा में आपको क्या करती है, आपके शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो आ गया होगा आपको ये चीज़ समझ में कि ये किस तरीके से काम करती है। अब देखिए ये जो ऊष्मा हमारे शरीर में बन रही है ना, जो हमको काम आती है, इसको जिस इकाई से नापते हैं उसको क्या कहते हैं, कैलोरी। कैलोरी कहते हैं इसको। ठीक है, कैलोरीज कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। तो अब जो हमारा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की आप बात करो ना, तो यहाँ पे काम आने वाली जो कैलोरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, किलो कैलोरी। ठीक है, और हम इसको शॉर्ट में किलो कैल लिखते हैं। ठीक है, या फिर किलो कैलोरी अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो किलो कैलोरी पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, KCL के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखिए ये तो थी आपकी कैलोरीज के बारे में। अब ये जो हमारी किलो कैलोरी है ना, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किलो कैलोरी की। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1 किलोग्राम पानी। ठीक है, 1 kg वाटर, किलोग्राम में हम बात करेंगे इसकी। 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड
बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की, ठीक है, आवश्यकता होती है या ऊष्मा प्रयोग में आती है, ठीक है, उस ताप की मात्रा को ही किलो कैलोरी कहते हैं, ठीक है, इसी को किलो कैलोरी कहा जाता है। अब देखिए 1 kg ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम आपका पानी है, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका तापमान बढ़ा रहे हो ना 1 किलोग्राम का, तो उसको बढ़ाने में जितनी ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही आपकी किलो कैलोरी कहलाती है, ठीक है। तो देखिए जो हम किलो कैलोरी की बात करें ना, पहले हमने कैलोरीज की बात करी, तो जो कैलोरी होती है किलो कैलोरी उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हमने आगे किलो भी तो लगा दिया, तो 1000 जो होंगी वो डिजिट उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है 1000 गुना उससे ज़्यादा होती है। ये रहा आपका 1 किलो कैलोरी, ठीक है, यह किसके इक्वल्स होती है 1000 कैलोरी के। अब ये तो होती है आपकी न्यूट्रिशन साइंस में, ठीक है, हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन साइंस में किलो कैलोरी से ही तो उसको डिनोट करते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर आप बात करो भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में, भौतिक, तो उसके अंतर्गत क्या होती है, इसको 1000 कैलोरीज के नाम से जाना जाता है, कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किलो कैलोरी हम कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको किलो कैलोरी कहते हैं, उस फूड में ऐसे पाया जाता है, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये कैलोरी होती है, फला कैलोरी होती है। आपको पता कहाँ से चला, आपने कहीं से नापा क्या इसको? ऑब्वियस ही बात है किसी ने नापा या उसको मापा है, उसी के बाद तो हमें इसके बारे में बताया है ना। तो ये जो कैलोरी को मेजर करने का जो यंत्र आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर, या कैलोरी मीटर भी कहते हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो ये देखिए कैलोरीज को नापने का जो यंत्र आता है उसको मेजरमेंट जो किया जाता है, मेजर, उसको हम कैलोरी मीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी एनर्जी होती है ना, उसको मेगा जूल में भी नापते हैं, तो हम उसकी भी डेफिनेशन की बात करेंगे, मेगा जूल। देखिए ऊर्जा नापने की जो इकाई होती है ना, उसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा मापने की इकाई को जूल कहते हैं, है ना। अब देखिए जूल की डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो यह है कि 1 न्यूटन बल को, या बल से मीन्स फोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर, अब यहाँ पे दूरी आ गई, देख लिया आपने, फोर्स की बात है, वज़न की बात हो गई और दूरी की भी बात हो गई, ठीक है। 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए व्यय की गई
ऊर्जा की मात्रा 1 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बल की मदद से मीन्स 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर दूरी तक खिसकाने में जितना बल लगता है वो आपका ये फोर्स कहलाता है। ठीक है, और जूल जो होता है उसमें जो हम जितनी इस पूरे प्रोसेस में जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं ना, उस ऊर्जा की मात्रा को जूल कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम किस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए 1 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा है। ठीक है, जब आप इसको किलो जूल में लिखते हो ना तो 4.186 किलो जूल हम लिखते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1000 किलो कैलोरीज अगर है तो वो कितनी हो गई 4.186 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल। ठीक है, तो अगर आप इसी को वापस आगे कन्वर्ट करके लिखते हो ना तो ये आपकी हो जाती है 4.186 मेगा जूल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी एनर्जी के बारे में। एनर्जी किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है, पौधों के अंतर्गत कैसे वो ऊर्जा का या ऊष्मा का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर में कैसे हम निर्माण करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसकी यूनिट्स क्या है। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशंस और यूनिट्स की बात करी है। ठीक है, आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड स्टफ्स के बारे में बात करेंगे और उनसे किस तरीके से ऊर्जा, उनका कैसे ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किया जाता है, कैसे उसकी जो एनर्जी होती है उसको मेजर किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।